इस वीडियो लेक्चर में हम यूजीसी नेट दिसंबर 2004 में ज्योग्राफी सब्जेक्ट में पूछे गए 22 क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। ये क्वेश्चंस एग्रीकल्चरल ज्योग्राफी, इकोनॉमिक ज्योग्राफी, इंडस्ट्रियल ज्योग्राफी, रीजनल ज्योग्राफी, ज्योग्राफिकल थॉट और ज्योग्राफी की अन्य ब्रांचेस से संबंधित हैं। यह क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट हैं, खासतौर से यूजीसी नेट एग्ज़ाम के लिए, टीजीटी पीजीटी के लिए और असिस्टेंट प्रोफेसर की आगामी परीक्षाओं के लिए। फर्स्ट क्वेश्चन है, मैच द लिस्ट 1 एंड लिस्ट 2 एंड सेलेक्ट द करेक्ट आंसर फ्रॉम द कोड्स गिवन बिलो। इस क्वेश्चन में दो लिस्ट दी हुई हैं, लिस्ट 1 और लिस्ट 2। लिस्ट 2 को यदि ध्यान से देखें तो यहाँ पर 4 जोग्राफर्स के नाम दिए हुए हैं। वहीं लिस्ट 1 में इन जोग्राफर्स के द्वारा संपादित किए गए कार्यों का उल्लेख किया गया है। कौन सा जोग्राफिकल वर्क किस जोग्राफर के द्वारा किया गया है, ऐसा मिलान करते हुए सही विकल्प का चयन करना है। इस प्रकार के क्वेश्चंस ज्योग्राफी के वन लाइनर क्वेश्चंस होते हैं। यह बहुत ही आसान सवाल होते हैं, जैसे कंसेप्ट ऑफ ज्योग्राफिकल पाइवट ऑफ हिस्ट्री, भूगोल की धुरी का सिद्धांत, हेल्फोर्ड जॉन मैकिंडर, H.J. मैकिंडर के द्वारा दिया गया था। यहाँ हमेशा याद रखिएगा, मैकिंडर एक ब्रिटिश ज्योग्राफर थे। इन्होंने 1904 में रॉयल ज्योग्राफिकल सोसाइटी लंदन में एक रिसर्च पेपर प्रस्तुत किया था, जिस पेपर का नाम था द ज्योग्राफिकल पाइवट ऑफ हिस्ट्री। इस पेपर में उन्होंने पाइवट एरिया के बारे में बताया था। कॉस्मोग्राफिया यूनिवर्सल्स एक बुक का नाम है और इस बुक को लिखने वाले ज्योग्राफर हैं सेबेस्टियन मुंस्टर। सेबेस्टियन मुंस्टर एक जर्मन कार्टोग्राफर और कॉस्मोग्राफर रहे हैं। अपनी इस बुक में उन्होंने विश्व का वर्णन प्रस्तुत किया है। मॉर्फोलॉजी डेर एर्डोबेर फ्लॉचे भी एक बुक का नाम है और इस बुक को लिखने वाले ज्योग्राफर हैं एल्ब्रेक्ट पेंक। यह भी एक जर्मन जियोमॉर्फोलॉजिस्ट एंड जियोलॉजिस्ट रहे हैं। ज्योग्राफिक ह्यूमेन भी एक बुक है और इस बुक के लेखक रहे हैं जीन ब्रून्स, जो कि एक फ्रेंच ज्योग्राफर हैं। इस प्रकार यदि सूची 1 का सूची 2 से मिलान किया जाए तो ऑप्शन सी सही है। दूसरा और तीसरा क्वेश्चन पॉलिटिकल ज्योग्राफी या राजनीतिक भूगोल से संबंधित है। पहले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि मैकिंडर के द्वारा प्रतिपादित सिद्धांत का क्या नाम है। वहीं दूसरे क्वेश्चन में पूछा जा रहा है भूसामरिक परिकल्पना में से किसने रेमलैंड शब्द का उपयोग किया है। देखिए, दोनों ही पॉलिटिकल ज्योग्राफर्स ने अपने जियो स्ट्रेटजिक व्यूज़ को या भूसामरिक या भू रणनीतिक विचारों को 2 सिद्धांतों के माध्यम से प्रस्तुत किया है। मैकिंडर ने 1919 में एक बुक लिखी जिसका नाम था डेमोक्रेटिक आइडियाज़ एंड रियलिटी। इस बुक में उन्होंने स्थल शक्ति पर आधारित अपना एक सिद्धांत प्रस्तुत किया, जिस सिद्धांत का नाम था हार्टलैंड थ्योरी, और इस सिद्धांत में उन्होंने हार्टलैंड का विचार प्रस्तुत किया। वहीं स्पाइक मैन ने 1944 में एक बुक लिखी जिस बुक का नाम था द ज्योग्राफी ऑफ द पीस। इस बुक में उन्होंने मैकिंडर के हार्टलैंड सिद्धांत की आलोचना करते हुए एक नया सिद्धांत प्रस्तुत किया, जो कि स्थल शक्ति की जगह समुद्र शक्ति पर आधारित था, और इस सिद्धांत का नाम था रिमलैंड सिद्धांत। और इस रिमलैंड सिद्धांत में उन्होंने रिमलैंड शब्द का प्रयोग किया है। चौथा क्वेश्चन है द टर्म कॉस्मोग्राफी वाज क्वाइंड बाई। कॉस्मोग्राफी शब्द की रचना की गई थी। कॉस्मोग्राफी शब्द की रचना करने वाले ज्योग्राफर का नाम है अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट, जो कि एक जर्मन ज्योग्राफर हैं। इन्होंने कॉस्मोग्राफी या सृष्टि वर्णन शब्द की रचना की और इस शब्द को उन्होंने 2 भागों में बांटा। पहला भाग था यूरेनोग्राफी और दूसरा भाग था जियोग्राफी।
देखिए, यूरेनोग्राफी डेस्क्रिप्टिव एस्ट्रोनॉमी है, अर्थात वर्णनात्मक खगोल विज्ञान। इसके अंतर्गत खगोलीय पिंडों का वर्णनात्मक अध्ययन किया जाता है। वहीं ज्योग्राफी के अंतर्गत पृथ्वी की सतह का वर्णन किया जाता है। पांचवा क्वेश्चन है, डिटर्मिनिज्म एम्फिसाइजेज या नियतिवाद द्वारा प्रतिपादित होता है। देखिए, डिटर्मिनिज्म या नियतिवाद एक फिलोसॉफिकल डॉक्ट्रिन है। इस फिलोसॉफिकल डॉक्ट्रिन को समझने से पहले मानव भूगोल की परिभाषा जानना जरूरी है। मानव भूगोल मानव और उसके पर्यावरण के मध्य अंतर संबंधों का अध्ययन है। जो भी ज्योग्राफर्स इन दोनों में से पर्यावरण को प्रभावी मानते हैं या पर्यावरण को डोमिनेंट मानते हैं, इस प्रकार के ज्योग्राफर्स को नियतिवादी या डिटर्मिनिस्ट कहा जाता है। डिटर्मिनिस्ट मानते हैं कि एनवायरनमेंट डोमिनेंट होता है, एनवायरनमेंट सुपीरियर होता है और यह मनुष्य के सभी क्रियाकलापों को नियंत्रित करता है, अर्थात डेस्टिनी ऑफ मैन इज डिसाइडेड बाय द एनवायरनमेंट। नियतिवाद में एनवायरनमेंट को एक्टिव माना गया है और मैन को इनएक्टिव या पैसिव माना गया है। इस आधार पर हमारा ऑप्शन ए सही है, जिसमें कहा गया है डोमिनेंट इन्फ्लुएंस ऑफ द फिजिकल एनवायरनमेंट, प्राकृतिक वातावरण का प्रभाव। छठा क्वेश्चन है, हु डिफ्रेंशिएटेड बिटवीन जनरल ज्योग्राफी एंड रीजनल ज्योग्राफी। सामान्य और प्रादेशिक भूगोल को किसने पृथक रूप में पहचाना। जर्मन ज्योग्राफर रिस्थोफेन वह पहले व्यक्ति थे जिन्होंने जनरल और रीजनल ज्योग्राफी के मध्य अंतर को देखा। इस प्रश्न का सही आंसर है रिस्थोफेन। सातवां क्वेश्चन है, द डुअलिटी ऑफ ज्योग्राफी बिटवीन फिजिकल ज्योग्राफी एंड ज्योग्राफी ऑफ मैन इज कॉल्ड। भौतिक भूगोल और मानव भूगोल के बीच भौगोलिक द्वैत को कहते हैं। देखिए, भूगोल के संपूर्ण इतिहास में भौतिक भूगोल और मानव भूगोल को मानने वाले ज्योग्राफर्स के मध्य हमेशा एक कंट्रोवर्सी, एक कॉन्फ्लिक्ट और एक डाइकोटॉमी की स्थिति रही है और जो कि वर्तमान में भी जारी है। यूनानी ज्योग्राफर्स ने इस डुअलिज्म द्वैतवाद की नींव डाली। हिकेटियस जहां भौतिक भूगोल पर जोर देता था, वहीं हेरोडोटस और स्ट्रैबो ने भूगोल के मानवीय पक्ष पर जोर दिया है। अरब भूगोलवेताओं ने भी भूगोल में मानवीय पक्ष पर कोई प्रकाश नहीं डाला। द्वैतवाद का वास्तविक विकास 17वीं शताब्दी से आरंभ हुआ, जब बर्नहार्ड वारेनियस ने अपनी पुस्तक ज्योग्राफिया जेनरलिस में सर्वप्रथम भौतिक एवं मानव भूगोल के मध्य अंतर को स्पष्ट किया। कांट और हम्बोल्ट ने जहां भौतिक भूगोल पर जोर दिया, वहीं रिटर ने मानव भूगोल पर जोर दिया है। मानव भूगोल का विकास भौतिक भूगोल के बाद हुआ है। 19वीं शताब्दी में मानव भूगोल के विकास में रेडजेल, रिटर, रिस्थोफेन, पेशेल और भी अन्य विद्वानों ने अपना योगदान दिया। जर्मनी के प्रमुख विद्वान रेडजेल को तो मानव भूगोल का पिता कहा जाता है। साथ ही साथ इनकी शिष्या सैम्पुल ने भी मानव भूगोल के विकास में योगदान दिया है। फ्रांसीसी भूगोलवेत्ता जैसे लाब्लाश, डिमांजिया, डिमार्टोनी, ब्लेंचर्ड और भी अन्य विद्वानों ने मानव भूगोल के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य किए हैं। यहाँ मैं आपको बता दूं कि मानव भूगोल और भौतिक भूगोल एक दूसरे से बहुत अधिक इंटर रिलेटेड हैं। यह द्वैतवाद सिर्फ एक दिखावा मात्र है। वास्तविकता में ऐसा कोई भी द्वैतवाद दोनों ही भूगोल की शाखाओं के मध्य नहीं है। आठवां क्वेश्चन है, हु कॉइन्ड द टर्म मेगालोपोलिस। मेगालोपोलिस शब्द की रचना किसने की है। मेगालोपोलिस शब्द की रचना करने वाले विद्वान हैं जीन गॉटमैन, जो कि एक फ्रेंच ज्योग्राफर हैं। मेगालोपोलिस शब्द की रचना दो ग्रीक भाषा के शब्दों से हुई है। पहला शब्द है मेगाज और दूसरा शब्द है पॉलिश, POLIS। मेगाज का मतलब होता है लार्ज या ग्रेट, वहीं पॉलिश का मतलब होता है सिटी। जीन गॉटमैन ने इस शब्द का प्रयोग नॉर्थ ईस्ट USA में बोस्टन से लेकर वॉशिंगटन तक 1000 किलोमीटर की लंबाई में फैले हुए नगरीय क्षेत्रों के लिए किया था। नवां क्वेश्चन है, मैच द लिस्ट 1 एंड लिस्ट 2 एंड सेलेक्ट द करेक्ट आंसर अकॉर्डिंग टू क्रिस्टॉलर्स थ्योरी फ्रॉम द कोड गिवन बिलो। क्रिस्टॉलर ने अधिवास भूगोल के अंतर्गत
एक थ्योरी दी जिसका नाम है क्रिस्टॉलर की सेंट्रल प्लेस थ्योरी या केंद्रीय स्थल सिद्धांत। क्रिस्टॉलर ने दक्षिणी जर्मनी में हायरार्की या पदानुक्रम के आधार पर 7 सेंट्रल प्लेसेस या केंद्रीय स्थलों की पहचान की, जैसे बाजार पुरवा, कस्बा केंद्र, काउंटी नगर, जनपद नगर, लघु प्रांतीय राजधानी, प्रांतीय मुख्य नगर और प्रादेशिक राजधानी नगर। इन 7 में से 4 सेंट्रल प्लेसेस को लिस्ट 1 में दिया गया है। लिस्ट 2 में इन्हीं 2 सेंट्रल प्लेसेस के मध्य दूरी दी हुई है। इस क्वेश्चन में हमको बताना है कि जैसे ये जो मार्केट हैमलेट है, तो 2 मार्केट हैमलेट्स के मध्य कितनी दूरी होती है और 2 रीजनल कैपिटल सिटीज़ के मध्य कितनी दूरी होती है, 2 डिस्ट्रिक्ट सिटीज़ एक दूसरे से कितनी दूरी पर स्थित होते हैं। इसी प्रकार से टाउनशिप सेंटर्स या नगरक केंद्र भी एक दूसरे से कितनी दूरी पर स्थित होते हैं। इस प्रश्न का सही जवाब है कि 2 मार्केट हैमलेट्स के मध्य 7 किलोमीटर की दूरी होती है, वहीं 2 रीजनल कैपिटल सिटी या प्रादेशिक राजधानी नगरों के मध्य 186 किलोमीटर की दूरी होती है। वहीं 2 डिस्ट्रिक्ट सिटीज़ या 2 जिला नगर एक दूसरे से 36 किलोमीटर की दूरी पर स्थित होते हैं और 2 टाउनशिप सेंटर्स या 2 नगर केंद्र एक दूसरे से 12 किलोमीटर की दूरी पर स्थित होते हैं। इस आधार पर हमारा ऑप्शन सी सही है। 10वां क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज मिसिंग इन क्लासीफाइंग ए सेटलमेंट एज अ टाउन इन द सेंसस ऑफ इंडिया। भारतीय जनगणना में बस्तियों के नगरीकरण में निम्न में से कौन अनुपस्थित है। देखिए, पहले क्वेश्चन को थोड़ा सा समझ लीजिए। भारतीय जनगणना में किसी एक सेटलमेंट को कब टाउन कहा जाएगा, उसके लिए 3 क्राइटेरिया दिए हुए हैं और वह 3 क्राइटेरिया इन 4 ऑप्शंस में से कोई 3 हैं और इन 4 में से कोई एक क्राइटेरिया ऐसा है जो कि सेंसस ऑफ इंडिया के आधार पर किसी सेटलमेंट को टाउन के रूप में परिभाषित करने के अंतर्गत नहीं आता है। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम सेंसस 2011 का प्रयोग करेंगे। सेंसस 2011 के अनुसार 2 प्रकार के टाउन्स हैं। पहले प्रकार के टाउन होते हैं स्टैट्यूटरी टाउन्स या सांविधिक नगर, जिनको किसी स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा नोटिफाई किया जाता है, जबकि दूसरे प्रकार के टाउन होते हैं सेंसस टाउन्स। इनको किसी स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा नोटिफाई नहीं किया जाता। इनमें कुछ ऐसी विशेषताएं होती हैं कि इनको अर्बन एरिया के अंतर्गत रखा जा सकता है। इसके लिए भारतीय जनगणना विभाग ने 3 क्राइटेरिया दिए हुए हैं। उसमें से सबसे पहला क्राइटेरिया है कि उस सेटलमेंट में या उस अधिवास में पॉपुलेशन मिनिमम 5000 होनी चाहिए। दूसरा क्राइटेरिया है कि वहाँ पर जनघनत्व या पॉपुलेशन डेंसिटी 400 व्यक्ति प्रति स्क्वायर किलोमीटर होना चाहिए। और तीसरा क्राइटेरिया है वहाँ पर जो भी पुरुष कार्य कर रहे हैं या कार्यशील पुरुष जनसंख्या मेन वर्किंग पॉपुलेशन का 75% भाग नॉन एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़ में इंगेज होना चाहिए। अर्थात जो भी पुरुष वहाँ काम कर रहे हैं उनकी कुल संख्या का 75% भाग गैर कृषि कार्यों में संलग्न हो। इन 3 क्राइटेरिया के आधार पर किसी अधिवास को सेंसस टाउन कहा जा सकता है। अब हम अपने ऑप्शंस देखेंगे तो पहला ऑप्शन है पॉपुलेशन साइज़ का, जहाँ पर मैंने अभी आपको बताया था कि मिनिमम पॉपुलेशन 5000 होनी चाहिए। दूसरा ऑप्शन है पॉपुलेशन डेंसिटी का, यहाँ पर अभी आपने जाना कि पॉपुलेशन डेंसिटी मिनिमम 400 व्यक्ति प्रति स्क्वायर किलोमीटर होनी चाहिए। और तीसरा क्राइटेरिया आपने जाना डोमिनेंस ऑफ मेल वर्कर्स पार्टिसिपेशन, अर्थात जो भी पुरुष कार्यशील जनसंख्या है उसका 75% भाग गैर कृषि कार्यों में लगा हुआ हो। यदि डी ऑप्शन को देखा जाए, यहाँ पे लिखा हुआ है फंक्शंस, तो फंक्शंस का जिक्र सेंसस ऑफ इंडिया ने किसी सेटलमेंट को टाउन के रूप में परिभाषित करने के लिए नहीं किया है। इस आधार पर इस क्वेश्चन का आंसर होगा डी फंक्शंस। 11वां क्वेश्चन है हु इज़ अ मार्जिनल वर्कर अकॉर्डिंग टू द
इंडियन सेंसस डेटा, भारतीय जनगणना आंकड़ों के अनुसार सीमांत श्रमिक किसे कहते हैं? इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए भी हम लोग सेंसस 2011 के आंकड़ों का प्रयोग करेंगे। सेंसस 2011 में वर्कर्स और नॉन वर्कर्स के बारे में बताया गया है। वर्कर्स वो हैं जो काम करते हैं, अर्थात किसी न किसी इकोनॉमिकली प्रोडक्टिव एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करते हैं, जबकि नॉन वर्कर्स वो हैं जो काम नहीं करते, अर्थात वह किसी भी इकोनॉमिकली प्रोडक्टिव एक्टिविटी में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। सेंसस 2011 में वर्कर्स की कैटेगरी को पुनः दो भागों में बांटा गया है। पहले होते हैं मेन वर्कर्स और दूसरे होते हैं मार्जिनल वर्कर्स। मेन वर्कर्स वो हैं जो एक साल में कम से कम 6 महीने या 183 दिन काम करते हैं, जबकि मार्जिनल वर्कर्स वो हैं जो एक साल में 6 महीने या 183 दिन से कम काम करते हैं। किताबों में कहीं कहीं पर 6 महीने, कहीं कहीं पर 180 दिन और कहीं कहीं पर 183 दिन का जिक्र किया गया है। इस आधार पर हमारा ऑप्शन बी सही है, क्योंकि यहाँ पर लिखा हुआ है कि पर्सन्स हु वर्क फॉर लेस देन 180 डेज, अर्थात जो एक साल में 180 दिन से कम कार्य करते हैं उनको मार्जिनल वर्कर्स कहा जाता है। 12वां क्वेश्चन है, विच कॉम्बिनेशन ऑफ द फॉलोइंग tribal combinations is confined to a single state of North East India? निम्न आदिवासी समूहों में से कौन समूह उत्तर पूर्व के एक ही राज्य में सीमित है? नॉर्थ ईस्ट इंडिया में पूर्वांचल की अधिकांश पहाड़ियों के नाम उन पहाड़ियों या उन क्षेत्रों में निवास करने वाली ट्राइबल कम्युनिटी या आदिवासी जनजातियों के नाम के आधार पर रखे गए हैं। हम लोग जानते हैं कि मेघालय में 3 पहाड़ियाँ पाई जाती हैं। पहली है गारो, दूसरी खासी और तीसरी जयंती। गारो, खासी, जयंती पहाड़ियों के नाम वहाँ पर निवास करने वाली जनजातियों के नामों के आधार पर ही रखे गए हैं। गारो ट्राइबल कम्युनिटी मेघालय के वेस्टर्न पार्ट में पाई जाती है। खासी ट्राइबल कम्युनिटी मेघालय के सेंट्रल पार्ट में निवास करती है और जयंती ट्राइबल कम्युनिटी मेघालय के ईस्टर्न पार्ट में निवास करती है। अब यदि हम अपने ऑप्शंस को देखें तो गारो और खासी ट्राइबल कॉम्बिनेशन इस प्रकार का है, जो कि नॉर्थ ईस्ट इंडिया के एक ही स्टेट में मेघालय राज्य में कन्फाइंड है और सीमित है। 13वां क्वेश्चन है, Which one of the following is rank size rule associated? निम्न में से किसके साथ रैंक साइज रूल संबद्ध है? रूरल अर्बन फ्रिंज के साथ, या अर्बन सेटलमेंट्स के साथ, या रूरल सेटलमेंट्स के साथ, या सिर्फ और सिर्फ यह रैंक साइज रूल मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ की ही स्टडी करता है? क्वेश्चन को सॉल्व करें इससे पहले रैंक साइज रूल के बारे में कुछ बेसिक चीज़ें जान लेते हैं। रैंक साइज रूल अमेरिका के विद्वान जी.के. जिफ, जी.के. जिफ के द्वारा 1949 में दिया गया था। उनका यह रूल नगरीय बस्तियों या अर्बन सेटलमेंट्स पर आधारित है। जी.के. जिफ ने बताया कि किसी क्षेत्र में जितने भी अर्बन सेटलमेंट्स हैं उनको जनसंख्या के आधार पर यदि घटते क्रम में लगाया जाए, जैसे सपोज करिए कि सबसे अधिक जनसंख्या वाले अर्बन सेटलमेंट को हमने P1 कहा, उसके बाद जिस अर्बन सेटलमेंट की जनसंख्या P1 से कम थी उसको P2 कहा, इस तरीके से P3, P4 और P5, और इस तरीके से हमने सारे अर्बन सेटलमेंट्स को डिक्रीजिंग ऑर्डर में लगा दिया उनकी जनसंख्या के आधार पर। फिर जी.के. जिफ ने अपने रूल में बताया कि यदि हमको nवें क्रम पर स्थित अर्बन सेटलमेंट की जनसंख्या ज्ञात करनी है, अर्थात हमको Pn ज्ञात करना है, तो इसका तरीका ये है कि जो लार्जेस्ट सिटी था, अर्थात जो अपना P1 था, जिसको कि हम प्राइमेट सिटी भी कह सकते हैं, उसकी जनसंख्या में
n का भाग दे दिया जाए। फॉर एन एग्जाम्पल, यदि सबसे बड़े अर्बन सेटलमेंट की जनसंख्या 60 लाख है तो 10वें क्रमांक पर स्थित अर्बन सेटलमेंट की जनसंख्या को निकालने के लिए सबसे बड़े अर्बन सेटलमेंट की जनसंख्या अर्थात 60 लाख को जिस अर्बन सेटलमेंट की जनसंख्या हमको प्राप्त करनी है उसके क्रमांक से भाग देने पर प्राप्त होगी। इस प्रकार हमने जाना कि जी के जिफ के द्वारा जो रैंक साइज रूल दिया गया है वह अर्बन सेटलमेंट्स पर आधारित है। हमारा ऑप्शन बी सही है। 14वां क्वेश्चन है वेवर्स मटेरियल इंडेक्स रेफर्स टू। वेवर का वस्तु सूचक बताता है कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल कच्चे वस्तु की लागत, कॉस्ट ऑफ फिनिश्ड मटेरियल तैयार वस्तु की लागत, वेट ऑफ रॉ मटेरियल कच्चे वस्तु का वजन या वेट ऑफ फिनिश्ड प्रोडक्ट तैयार वस्तु का वजन। ऑप्शंस को यदि देखा जाए तो इन चारों में से किन्हीं दो के बारे में वेवर का मटेरियल इंडेक्स बताता है। वेवर ने अपनी इंडस्ट्रियल लोकेशन थ्योरी में कई एक पारिभाषिक शब्दों का प्रयोग किया है, उसमें से एक है मटेरियल इंडेक्स या MI। वेवर के अनुसार मटेरियल इंडेक्स अनुपात होता है वेट ऑफ फिनिश्ड प्रोडक्ट अपॉन वेट ऑफ रॉ मटेरियल, अर्थात तैयार वस्तु का वजन बटे कच्चे वस्तु का वजन। यदि मटेरियल इंडेक्स का मान 1 आता है, मटेरियल इंडेक्स का मान 1 कब आएगा? जब रॉ मटेरियल का वेट बराबर हो जाएगा फिनिश्ड प्रोडक्ट के वेट के। ऐसी स्थिति में वेवर बताते हैं कि फैक्ट्री की लोकेशन कहीं भी हो सकती है, वह कच्चे माल के स्रोत पर भी हो सकती है और वह बाजार के पास भी हो सकती है। यदि मटेरियल इंडेक्स का मान 1 से कम हो, और ऐसा कब होगा? जब रॉ मटेरियल का वेट फिनिश्ड प्रोडक्ट के वेट से अधिक होगा, अर्थात उत्पादन की क्रिया में वस्तु का वजन घट जाएगा। यदि हम 100 किलोग्राम कच्चे माल का इस्तेमाल करेंगे तो हमको सिर्फ लगभग 80 किलोग्राम उत्पादित वस्तु का वजन प्राप्त होगा। ऐसी स्थिति में वेबर बताते हैं कि फैक्ट्री की लोकेशन रॉ मटेरियल के सोर्स पर होनी चाहिए। वहीं यदि मटेरियल इंडेक्स का मान 1 से अधिक आता है, ऐसा कब होगा? जब फिनिश्ड प्रोडक्ट का वेट अधिक होगा रॉ मटेरियल के वेट की तुलना में। मेरे कहने का मतलब कि यदि हम 100 किलोग्राम रॉ मटेरियल का इस्तेमाल करेंगे तो हमको 110 या 120 किलोग्राम फिनिश्ड प्रोडक्ट या उत्पादित वस्तु प्राप्त होगी। ऐसी स्थिति में वेबर बताते हैं कि फैक्ट्री की लोकेशन मार्केट एरिया के पास होगी। यदि हम अपने प्रश्न को देखें तो वेबर का सूचक बताता है कच्चे वस्तु का वजन और तैयार वस्तु का वजन, अर्थात 3 और 4 को, और इस आधार पर हमारा ऑप्शन डी सही है। 15वां क्वेश्चन कथन और कारण असर्शन एंड रीज़न प्रकार का क्वेश्चन है। यह वेबर के इंडस्ट्रियल लोकेशन थ्योरी से संबंधित है। अल्फ्रेड वेबर अल्फ्रेड वेबर जर्मनी के एक इकोनॉमिस्ट और जोग्राफर थे। इन्होंने जर्मन भाषा में 1909 में एक बुक लिखी जिसका इंग्लिश में ट्रांसलेट 1929 में हुआ। इस बुक का नाम था थ्योरी ऑफ लोकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज़। इसी बुक में वेबर ने अपनी इंडस्ट्रियल लोकेशन थ्योरी को दिया है। वेबर का सिद्धांत लीस्ट कॉस्ट थ्योरी या लीस्ट ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट थ्योरी के नाम से भी जाना जाता है। मैं यहाँ लिख देता हूँ लीस्ट ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट थ्योरी। वेबर किसी कारखाने की स्थापना करने के लिए कच्चे माल को और तैयार माल को किसी एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने के लिए लगने वाली ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट को सबसे महत्वपूर्ण मानते थे। उनकी जो थ्योरी है वो कहीं ना कहीं ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट के ही अराउंड घूमती है। वेबर की मान्यता थी कि जो फ्रेट कॉस्ट
या जो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट या एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने का जो भाड़ा या उस भाड़े की दर होती है वह डिस्टेंस के समानुपाती होती है, अर्थात दूरी बढ़ने पर भाड़े की दर भी बढ़ती जाती है। और साथ ही साथ उन्होंने कच्चे माल तथा तैयार माल के लिए भाड़े की दर को एक ही समान मान लिया। वास्तविकता में भाड़ा हमेशा दूरी के समानुपाती नहीं होता है। कभी कभी दूरी बढ़ने के साथ साथ भाड़े की दर कम हो जाती है तथा कच्चे माल और तैयार माल, रॉ मटेरियल और फिनिश्ड प्रोडक्ट की भाड़े की दर, उनको एक स्थान से दूसरे स्थान पर ट्रांसपोर्ट करने की दर असमान होती है, हमेशा समान नहीं होती है। अब हम इस प्रश्न के अंतर्गत असर्शन में कहे जाने वाले कथन को देखेंगे। क्या यह कथन सही है, इसकी जांच करते हैं। वेबर्स थ्योरी रिवॉल्व्स अराउंड ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट। यह बात बिल्कुल सही है। अभी मैंने आपको बताया था कि इनकी थ्योरी में ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट का प्रभाव इतना है कि कभी कभी इनकी थ्योरी को लीस्ट ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट थ्योरी भी कहा जाता है। आगे देखते हैं कि असर्शन में और क्या कहा जा रहा है। बट मिसेस द पॉइंट दैट फ्रेट रेट्स मे नॉट ऑलवेज बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस। यहाँ यह कहा जा रहा है कि जो फ्रेट रेट होती है या जो भाड़े की दर होती है वो ज़रूरी नहीं है कि वह हमेशा दूरी के समानुपाती हो। यह बात भी बिल्कुल सही है। इस बात को वेबर ने अपने सिद्धांत में मिस कर दिया, जबकि वेबर मानते हैं कि फ्रेट रेट्स हमेशा दूरी के समानुपाती होते हैं। इस आधार पर हमारा कथन बिल्कुल सही है। अब हम देखते हैं अपने कारण को। कारण में कहा जा रहा है द फ्रेट रेट्स मे नॉट बी सिमिलर फॉर रॉ मटेरियल्स एंड फिनिश्ड गुड्स। वास्तविकता में यह बात बिल्कुल सही है। कच्चे माल को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने की दर तैयार माल को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने की दर से भिन्न प्रकार की होती है। यह दोनों ही कथन बिल्कुल सही हैं, लेकिन कहीं से भी यह कारण इस बात को प्रूव नहीं करता, इस बात को सिद्ध नहीं करता कि वेबर की थ्योरी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट के अराउंड घूमती है या वेबर ने अपनी थ्योरी में ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट को बहुत महत्व दिया है। दोनों ही कथन सही हैं, लेकिन कारण इस कथन की सही व्याख्या नहीं करता है। इस आधार पर हमारा ऑप्शन बी सही है। 16वां क्वेश्चन है मैच द लिस्ट 1 एंड लिस्ट 2 एंड सेलेक्ट द करेक्ट आंसर फ्रॉम द कोड गिवन बिलो। यहाँ पर दो सूची दी हुई हैं, सूची 1 और सूची 2। यह क्वेश्चन एग्रीकल्चरल ज्योग्राफी से लिया गया है। लिस्ट 2 में 4 एग्रीकल्चरल ज्योग्राफर्स के नाम दिए हुए हैं। इन एग्रीकल्चरल ज्योग्राफर्स ने क्रॉप कॉम्बिनेशन रीजन्स को फाइंड आउट करने के लिए कुछ मेथड्स दिए हुए हैं और उन 4 मेथड्स के यहाँ पर नाम लिखे हैं। लिस्ट 1 को लिस्ट 2 से मैच करते हुए सही विकल्प का चयन करना है। वीवर ने क्रॉप कॉम्बिनेशन रीजन्स को फाइंड आउट करने के लिए जिस टेक्निक को बताया था उस टेक्निक को लीस्ट स्क्वायर मेथड के नाम से भी जाना जाता है। जेसी वीबर ने अपने मेथड में स्टैंडर्ड डेविएशन के फार्मूले का यूज़ किया था। मैक्सिमम डिस्टेंस मेथड को अय्यर ने बताया है। वहीं कोपॉक ने इंग्लैंड में क्रॉप कॉम्बिनेशन रीजन्स को फाइंड आउट करने के लिए क्रॉप और लाइव स्टॉक के कॉम्बिनेशन पर भी ध्यान दिया है। रफ़ीउल्लाह ने क्रॉप कॉम्बिनेशन रीजन्स को फाइंड आउट करने के लिए जिस मेथड का यूज़ किया है उस मेथड का नाम है मैक्सिमम पॉजिटिव डेविएशन मेथड। लिस्ट 2 में दिए हुए किसी भी ज्योग्राफर ने या किसी और अन्य ज्योग्राफर ने भी क्रॉप कॉम्बिनेशन रीजन्स को फाइंड आउट करने के लिए लॉरेंज कर्व का यूज़ नहीं किया है। यदि हम दिए हुए कोड्स में से सही विकल्प का चयन करें तो इस आधार पर यह क्वेश्चन गलत है। 17वां क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ रीजनल इंफ्रास्ट्रक्चर। इनमें से कौन सा प्रादेशिक अवसंरचना का तत्व नहीं है।
देखिए, किसी भी रीजन के इकोनॉमिक डेवलपमेंट में मदद करने वाली जो भी फैसिलिटीज़ होती हैं उनको रीजनल इंफ्रास्ट्रक्चर कहते हैं। इस रीजनल इंफ्रास्ट्रक्चर के अंतर्गत कई सारे फिजिकल स्ट्रक्चर्स को सम्मिलित किया जाता है, जैसे रोड्स, रेलवेज, पोर्ट्स, एयरपोर्ट्स, मेट्रो, ब्रिजेस, टनल्स, इलेक्ट्रिसिटी लाइंस, इलेक्ट्रिसिटी ग्रिड्स, oil and gas pipelines, storage facilities, irrigation system, canal, water supply system, sewer lines, telecommunication, internet connectivity, broadband access, hospitals, schools, emergency services, fire stations, पुलिस स्टेशंस, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। इस आधार पर यदि हम देखें तो रोड्स, कम्युनिकेशन लाइंस और कैनाल्स ये सभी प्रादेशिक अवसंरचना के तत्व हैं, लेकिन सेंट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट रीजनल इंफ्रास्ट्रक्चर का पार्ट नहीं होता है। Central business district is not typically classified as regional infrastructure, but it is a key component of urban infrastructure. However, CBD can drive regional economic activities and it can influence infrastructure development. लेकिन फिर भी ये प्रादेशिक अवसंरचना का तत्व नहीं होता है। इस आधार पर हमारा ऑप्शन डी सही है। 18वां क्वेश्चन असर्शन और रीजन टाइप का क्वेश्चन है। यह क्वेश्चन एग्रीकल्चरल ज्योग्राफी से लिया गया है। वॉन थ्यूनिन ने कृषि के स्थानीयकरण के लिए एक मॉडल प्रस्तुत किया था जिसका नाम था एग्रीकल्चरल लोकेशन मॉडल या एग्रीकल्चरल लोकेशन थ्योरी। असर्शन में कहा जा रहा है, इन वॉन थ्यूनिन्स मॉडल ईच जोन स्पेशलाइजेज इन द प्रोडक्शन ऑफ दोज एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स to which it was best suited। वॉन थ्यूनिन के प्रतिमान में हर एक पेटी कृषि उत्पादन में विशेषता प्राप्त करती है जिसके लिए वह सबसे ज़्यादा उपयुक्त है। वॉन थ्यूनिन ने एक सेंट्रल सिटी के चारों ओर स्थित आइसोलेटेड स्टेट को 6 एग्रीकल्चरल जोन्स में डिवाइड किया था और हर जोन को डिवाइड करने के पीछे का मुख्य कारण था कि उस जोन में जो भी एग्रीकल्चरल प्रैक्टिस की जाएगी, जो भी फसलोत्पादन का कार्य किया जाएगा, उससे उस पेटी में उस किसान को अधिकतम लाभ की प्राप्ति होगी। इस आधार पर असर्शन में जो कथन कहा जा रहा है वह सही है। रीजन में कहा जा रहा है, वॉन थ्यूनिन डिड नॉट conceive the combination of specialized agriculture enterprises and the livestock। वॉन थ्यूनिन ने विभिन्न कृषि उद्यम और पशु संयोग का विचार नहीं किया है। ऐसा नहीं है, यह कथन गलत है, क्योंकि वॉन थ्यूनिन ने सबसे बाहर स्थित जो 6 नंबर का जोन है वह स्पेशली जानवरों के चारागाह के लिए रखा। इस आधार पर हम देखें तो हमारा ऑप्शन सी सही है, अर्थात असर्शन सही है और रीजन गलत है। 19वां क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज मोर रेस्पॉन्सिबल फॉर रिटार्डिंग कल्चरल एसिमिलेशन इन इंडिया। भारत में निम्न में से कौन सांस्कृतिक आत्मसातीकरण के लिए अधिक महत्वपूर्ण बाधक है। सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि कल्चरल एसिमिलेशन होता क्या है। देखिए, सपोज करिए ये 2 ग्रुप हैं, एक माइनर ग्रुप है और एक मेजर ग्रुप है। इस माइनर ग्रुप की अपनी एक कल्चर है और इस मेजर ग्रुप की भी अपनी एक अलग कल्चर है। दोनों ही कल्चर्स के कस्टम्स, वैल्यूज़ और बिहेवियर्स अलग अलग प्रकार के हैं। किसी कारण से यह दोनों ग्रुप एक दूसरे के संपर्क में आते हैं। कुछ समय बाद यह जो माइनर ग्रुप के लोग हैं जिनकी एक अपनी अलग कल्चर है, वह जब इस मेजर ग्रुप के लोगों के संपर्क में आते हैं तो यह अपने कस्टम्स, वैल्यूज़ और बिहेवियर्स को, या यह कहा जाए कि यह अपनी पूरी की पूरी कल्चरल आइडेंटिटी, सांस्कृतिक पहचान को ख़त्म कर देते हैं और पूरी तरीके से नई कल्चर में एसिमिलेट हो जाते हैं, नई कल्चर को अपना लेते हैं और अपनी सारी की सारी कल्चरल वैल्यूज़ को ख़त्म कर देते हैं या भूल जाते हैं। भारत में यदि हम देखें तो भारत में कल्चरल एसिमिलेशन के लिए जो सबसे अधिक महत्वपूर्ण बाधक है वह है भारत की भाषाई संरचना।
क्योंकि भारत में विभिन्न प्रकार की भाषाएं पाई जाती हैं और भाषा कल्चर के आदान प्रदान के लिए एक बाधक की तरह कार्य करती है। इस आधार पर हमारा ऑप्शन बी सही है। लिंग्विस्टिक स्ट्रक्चर या भाषाई संरचना रेस्पॉन्सिबल होती है फॉर रिटार्डिंग कल्चरल एसिमिलेशन स्पेशली इन इंडिया। 20वां क्वेश्चन है, रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट इन इंडिया इन 1956 वाज कैरीड आउट ऑन द बेसिस ऑफ। 1956 में भारत में राज्यों के पुनर्गठन का आधार क्या था? देखिए, याद रखिएगा, भारत में 1 नवंबर 1956 को राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 के तहत भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन या रीऑर्गेनाइजेशन किया गया। इस अधिनियम के तहत देश को 14 राज्यों और 6 यूनियन टेरिटरीज में डिवाइड किया गया। आंध्र प्रदेश स्वतंत्र भारत का पहला राज्य था जिसे भाषा के आधार पर बनाया गया था। इस आधार पर हम कह सकते हैं कि 1956 में भारत में राज्यों के पुनर्गठन का आधार भाषा थी। 21वां क्वेश्चन है, द कॉन्सेप्ट ऑफ स्प्रेड एंड बैकवाश इफेक्ट वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय। स्प्रेड एंड बैकवाश प्रभाव की संकल्पना किसने प्रस्तुत की? यह क्वेश्चन रीजनल ज्योग्राफी से लिया गया है। गुन्नार मिर्डाल ने एक मॉडल प्रस्तुत किया जिसका नाम था क्यूमुलेटिव कॉजेशन मॉडल। मैं यहाँ लिख देता हूँ CUMMULATIV क्यूमुलेटिव कॉजेशन CAUSATION कॉजेशन मॉडल। इस मॉडल में गुन्नार मिर्डाल ने किसी रीजन के इकोनॉमिक डेवलपमेंट को 2 इफ़ेक्ट्स या 2 प्रभावों के आधार पर दिखाया है और वो 2 प्रभाव हैं, पहला है बैकवाश इफ़ेक्ट और दूसरा है स्प्रेड इफ़ेक्ट। इस आधार पर इस क्वेश्चन का सही आंसर है गुन्नार मिर्डाल। 22वां क्वेश्चन है, एन अटेम्प्ट टू डेलिनिएट इंडिया इनटू प्लानिंग रीजन्स वाज मेड बाय। भारत को नियोजन क्षेत्रों में विभाजित करने का प्रयास किसने किया था? भारत को नियोजन क्षेत्रों में विभाजित करने का प्रयास किया था नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ प्लानिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन नेपा ने। फिर मिलेंगे नए क्वेश्चंस और नए कॉन्सेप्ट्स के साथ अगले वीडियो लेक्चर में। जुड़े रहिए मेरे YouTube चैनल ज्योग्राफिकल सॉल्यूशंस से।